हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमलेस यादव, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, आप अपना एग्जाम अच्छे से दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 1 जो है बिलियन, केवल से केवल ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आते हैं। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जितना भी हम इसमें बताएंगे क्वेश्चन आप उनको देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले आपको बहुविकल्पी में दिखाते हैं। हम पहला प्रश्न लिखा है कि स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% है, एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। यानी क्या करा कि एक नमूना है स्प्रिट का। ठीक, एथेनॉल 90% है, एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा? मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि स्प्रिट के नमूने, ठीक है ना। तो पहले जो वैल्यू दिया है पहले उसे आप लिख लीजिए। वैल्यू दिया है C2H5 का भार। ठीक, C2H5 का भार कितना दिया है? टोटल दिया है 90 ग्राम। ठीक है। दूसरी बात क्या करा, अगर C2H5 का, ठीक, अणु भार अगर आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, अगर C2H5 का अणु भार अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए C2H5 का अणु भार हम ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। C2H5OH, ये पूरा C2H5OH है, यहाँ पे OH लगा लीजिएगा, C2H5OH। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है, इंटू कार्बन का अणु भार कितना होता है? तो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 5 है, 1 पर 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 गुणे 16 प्लस 1 ही रहने देते हैं। चलिए जोड़ लीजिए, 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ठीक, यानी कितना हो जाएगा? 24 5 29 प्लस 16 1 17। ठीक, इतना हो गया। यानी 7 9 आप जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका कितना? 7 9 16। ठीक, 1 हासिल 2 1 3 1 हासिल 4, यानी इसका जो अणु भार मिल गया हमें 46 मिला। तो हम कह देंगे C2H5 का अणु भार जो है हमें कितना मिला? 46 मिला। ठीक, चलिए ठीक है, 46 मिल गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है इसमें, हमें ज्ञात क्या करना है? तो C2H5 का मोल, यानी N1 हमें देखिए अभी तो बता रहा है कि 90% स्प्रिट के नमूने में एथिल अल्कोहल है, तो यानी 10% कहीं ना कहीं जल तो होगा उसमें। तो अभी जल का भी निकाला जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या करेंगे? N1 मानेंगे। तो आपको करना पड़ता है भार बट्टे अणु भार, फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, भार बट्टे अणु भार यानी W बट्टे M होता है। ठीक, तो चलिए पहले निकाल लीजिए। N1 इक्वल टू कितना है? W का मान दिया है 90, ठीक, और M का मान दिया 46। यदि आप इसे काटते हैं तो कितना है? तो 1.96, यानी N1 का मान मिल गया इतना। ठीक, अब हम निकालते हैं किसका? जल का। तो चलिए जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे जल का भी लिख लीजिए, यानी जल का लिखेंगे भार टोटल। देखिए इसमें हम बात करें 90% का यूज कर दिया था तो बचा कितना था? 10%। ठीक है, 10 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, दूसरी बात क्या लिखा है? जल का अणु भार, आपको पता है कि जल का अणु भार कितना होता है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए जल का अणु भार कितना होता है? H2O। यहाँ पे हम तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16, यानी 2 प्लस 16 इक्वल टू 18, यानी इसका टोटल आता है 18। ठीक, ये भी हो गया 18। ये भी आपको पता है कि जल का मोल, यानी मोल बराबर भार बट्टे अणु भार होता है, याद रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर जैसे N1 निकाले हैं तो यहाँ पर क्या होगा? N2। ठीक,
तो क्या होगा, भार बटे अणु भार। आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो देखिए 10/18, ठीक, 10/18 मिल गया। आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, या तो आप इसे काट के छोटा कर लीजिए, ठीक, 5/6, ठीक, काट के इसे छोटा कर लीजिए, तभी 5/6 आ गया। तो इसको जब भाग देंगे तो आपका N2 की वैल्यू आ जाएगा 0.55, ठीक, 0.55 इसका वैल्यू आएगा, ठीक। तो अभी आप क्या निकालो, N1 और N2 की वैल्यू निकालो। अभी आपका निकालना क्या है, मोल प्रभाज निकालना है। तो चलिए देखिए यहां पर लिखते हैं, हाँ आइए यहां पर मोल प्रभाज किसका, सबसे पहले हम लिखेंगे कि C2H5 का मोल प्रभाज X1 है, ठीक, और H2O का मोल प्रभाज क्या है, X2 है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछ क्या रहा है, इथेनॉल का मोल प्रभाज। देखिए इथेनॉल में यहाँ पर बार बार हम C2H5 भूल जा रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा C2H5OH, ठीक, यानी इथेनॉल का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो इथेनॉल का मोल प्रभाज यानी इथेनॉल का मोल प्रभाज, ठीक, क्या होगा, X1 इक्वल टू, देखिए N1 की वैल्यू दिया है, तो N1/N1 प्लस N2, ठीक, यानी पहली मोलों की संख्या बट्टे पहली मोलों की संख्या और दूसरी मोलों की संख्या, यानी टोटल मोलों की संख्या हम कर देंगे। तो X1 इक्वल टू N1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाला गया कितना, 1.96 अपान, फिर यहाँ पर भी होगा 1.96 प्लस N2 की वैल्यू है 0.555, 0.555। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ा कैसे जाता है, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर 1.96, फिर ये 0.555, आप जोड़ेंगे 5 6 5 11 को 1 9 9 5 कितना होगा 14, एक हासिल 15 को 5 एक हासिल और यहाँ पर 2, यानी आपका आ जाएगा फाइनल X1 इक्वल टू 1.96 अपान कितना आएगा 2.515। अब आपको क्या करना है, 1.96 से इतने का डिवाइड करना है। आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, चलिए जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा यहाँ पे करने के बाद। तो अगर हम इसका जो है फाइनल करेंगे, इसे काटेंगे तो आपका X1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 0.779। आप काट के चेक कर लीजिएगा, इतना ही वैल्यू आएगी यहाँ पे। यानी देखा गया तो पूरा इथेनॉल का जो है मोल प्रभाज कितना मिला, 0.779। देखिए ऑप्शन में कहा दिया है, तो ऑप्शन ए ये दिया है, दूसरा ये, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या सही होगा। बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप एक बार प्रयास करिएगा लगा के। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने आ गया ये दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता होती है। दोस्तों ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखने में तो आपको बहुविकल्पी लग रहा है, लेकिन जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा, इसीलिए बहुविकल्पी को इतना हल्के में मत लीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू किया जाए, आइए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, दिया है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो यानी आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि शुद्ध जल का जो है घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक, हमने लिख दिया कि जल का जो शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक, जो आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो हमें क्या क्या करनी है, मोलरता। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलरता। तो मोलरता बराबर होता क्या है, तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है
विलेय का भार, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं, विलेय का भार बट्टे, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, विलेय का अणुभार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार इंटू, इंटू करना पड़ेगा आपको, विलायक का हमें करना पड़ेगा विलायक का केजी में द्रव्यमान। ठीक, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस इतना काम किए हैं कि जल का घनत्व तो 1 ग्राम पर ml होता है और मोलरता का फार्मूला का होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का क्या होता है यहाँ पे केजी में द्रव्यमान, यहाँ पर केजी में द्रव्यमान। चलिए अब हमें सबसे पहले विलेय का भार निकालना पड़ेगा क्योंकि विलेय का भार तो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए विलेय का भार देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे विलेय का भार, 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे मत करिएगा, आप लिख दीजिए, आपको फॉर्मूला पता होगा, घनत्व तो इक्वल टू क्या होता है भार बटे आयतन। ठीक, घनत्व तो बराबर होता है भार बटे आयतन, तो भार अगर हम निकालेंगे तो आपका होगा घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन होगा। ठीक, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 1 ग्राम और ml, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कह दें कि जो होगा, चलिए यहां से दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, जल का आयतन। ठीक, जल का आयतन अगर चाहे 1 लीटर है, इसे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं 1000 ml भी लिख सकते हैं। ठीक, आपको देखिए यहाँ पर वही करना है, जो भार बराबर क्या था, यहाँ पर देखिए ये आपका भार बराबर घनत्व गुणे, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है सारा प्रश्न ही बैक कर देते हैं, अपना आ जाएगा सारे। तो चलिए देखिए यही पर लिख दे रहा हूं नीचे, जो क्या लिखा है 1 लीटर या फिर क्या लिखा है 1000 ml, यानी आप कर देंगे इसे, देखिए इधर 1 ठीक इंटू आयतन आप क्या करेंगे 1000 कर देंगे। ठीक, यानी टोटल जब इसमें आप करेंगे यानी आपका क्या मिल गया 1000 जो है ग्राम मिल गया। ये क्या है, ये आपका भार है, या फिर क्या कह दीजिए इसे द्रव्यमान कह दीजिए। ठीक, भार या द्रव्यमान कह दीजिए। अब जो है हमारा मिल गया, भार मिल गया। अब पहले वाले जो फार्मूला उसी में रख दीजिए, इसमें मोलरता जो लिखा था, मोलरता, मोलरता बराबर देखिए विलेय का भार कितना है 1000 है। ठीक है, हम लिख दीजिए। उसके बाद विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार तो आपको पता ही है कि जल की बात चल रही है तो जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। ठीक, तो 18। ठीक, उसके बाद क्या दिया है इंटू विलायक का केजी में द्रव्यमान। देखिए यहाँ पर है जो 1 लिखा है लीटर था ना, यानी केजी में द्रव्यमान यही होगा, 1 ही होगा। यानी आप सॉल्व करेंगे इसे तो 1000 बट्टे 18 आपका आएगा यहाँ पर। अब 1000 बट्टे 18 को आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 1000 बट्टे 18 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 55.55 आपका आंसर आ जाएगा। यानी मोलरता जो मिल गई 55.55 मिली। चलिए ऑप्शन में ढूंढिए, कहीं दिखाई दे रहा है तो डी तो 0.15 है, यानी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 5 दशमलव ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें सही होगा। ठीक, चलिए आप इसे प्रयास करिएगा लगाने का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म है। एक बार जरा क्वेश्चन पे आप निगाह डालिए, 15, 18, 22 पूछा गया, 23 में नहीं पूछा, इसका मतलब 24 में पूछ सकता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म है, तो अणु संख्यक गुणधर्म कौन है, तो श्यानता नहीं होती है और ना ही इसमें प्रकाशिक घूर्णन होता और ना ही पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। यानी अणु संख्यक गुणधर्म दिखाता है परासरण दाब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा निर्भर नहीं करता है, जल्दी से बताइए आप सब कौन सा सही होगा। नहीं पता चला इसमें, देखिए हम आपको बता दें, निर्भर जो नहीं करने वाला होता है पृष्ठ तनाव होता है। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो गया, स्पष्ट हो गया, यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, पृष्ठ तनाव सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 का जो होगा सी सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन से भी है कुछ भी नहीं। देखिए 14, 18, 19 में पूछा गया है। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है। तो सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है, सर्वाधिक परासरण दाब होता है एक, ये आप लिख देंगे यहाँ पर 1 M फिर NH4 3PO4। यानी देखिए ये ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, बी वाला दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर, अरे प्रश्न नंबर 6, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक 450 ml विलयन में घोला है, विलयन की मोलरता क्या होगी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में इसको यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम कह दें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, यानी इसका जो पूरा भार दिया कितना दिया है, आप कह देंगे WB, क्योंकि विलय का भार सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या प्रकार का विलय है, और विलय का भार WB से दिखाया जाता है। ठीक है ना, विलय को हम बी से और भार को W से, WB बराबर कितना दिया है 8 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 8 ग्राम लिख दिए। और तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब एक चीज ज्ञात कर लिए तो आप दूसर को चीज अणु भार भी ज्ञात कर लीजिए। तो एक बार चलिए निकाल के देख लिया जाए कि NaOH का कितना आता है। NaOH का जो होगा 23 होता है, यानी 23 + 16 + 1, यानी जोड़ेंगे 6 3 9 2 1 3 प्लस 1, यानी टोटल जो अणु भार आ जाएगा इसका 44 है, 40 आएगा। तो हम क्या देंगे, अणु भार मिल गया इसका 44। और क्या दिया है इसमें 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगी, यानी टोटल विलयन का आयतन V = दिया है 450 ml इसमें दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात करना है विलयन की मोलरता। आपको पता है मोलरता बराबर होता क्या है, चलिए मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर होता है आपका WB = MB फिर इंटू VT जो होता है हमेशा याद रखिएगा लीटर में होता है। चलिए आप जरा हमें अब वैल्यू रख के आंसर बताइए, क्या आप रख पा रहे हैं, इसे जरा रख के बताइए आप। बताइए जल्दी से इसका आंसर रख के आप सब बताइए। तो चलिए वैल्यू रख के आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे कैसे वैल्यू रखा जाता है इसका। WB का मान कितना दिया है यहाँ पे, WB का मान दिया है 8/।
फिर उसके बाद एमवी का मान दिया 40 इंटू वीटी का मान कितना दिया है 450, यानी 450। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप, लीटर में दिया है और यहाँ पर कितना एमएल में, तो पहले से हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1000 से आपको क्या करनी पड़ेगी, भाग देनी पड़ेगी, तब तो जाके किस में हो जाता है, लीटर में हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो इसे काटेंगे, यानी आपका टोटल क्या मिल जाएगा 8/4 होगा गुड़े 45/10। ठीक, यहाँ पर काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। अब इस 10 को आप ऊपर लेके जाइए, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 दूना के 20/45। अब 4 से इसे देखिए कट रहा है क्या, तो 4×5 = 20 और ये नीचे कितना है 9×5 = 45। ठीक, आप ऐसे मत कीजिए, इसे काटिए पीछे, 5 चौको 20, 9×5 = यानी 4/9 आ गया। अब 4/9 को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जब भाग देंगे तो आपका मिलेगा 0.444 आता रहेगा। यानी देखिए इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, इसमें ऑप्शन जो पहला है 0.441 मूल जो होगा सही होगा। ठीक, तो आप इसको देखिएगा, थोड़ा एक आध 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। अब न्यूनतम हिमांक वाला विलयन क्या है, तो कह रहा है कि कम से कम विलयन वाला कौन हिमांक होता है, जिसका हिमांक कम होता है लगभग। तो आप कह सकते हैं इसमें पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें सही होगा। तो दोस्तों ये थे सारे बहुविकल्पी प्रश्न, आप इसे तैयार कर लीजिए, इससे आगे नहीं आएगा। ठीक, अगर आएगा तो जितना न्यूमेरिकल बताया हूं उसी बेस पे आधारित होगा। ठीक, अगले वाले वीडियो में जो हम आपसे मिलेंगे तो इस चैप्टर का सारा आंकिक प्रश्न के साथ मिलेंगे, जितना भी जरूरी है सारा का सारा बोर्ड पर क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तब जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।